अंधी और मॉडल बहू के पकवान। अरे छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाने में क्या क्या आता है बनाने? पता है बड़ी बहू ने तो रसमलाई, शाही तड़का और न जाने कई तरह के पकवान बनाए थे। हमारा तो दिल खुश हो गया था। आज बारी तुम्हारी है। अच्छा माँ जी, मुझे जो बनाना आता है मैं बनाकर आपके सामने ले आऊंगी। आप तो जानती ही हैं मैं एक मॉडल बहू हूँ, तो मेरा ज्यादा रसोई में योगदान कभी नहीं रहा। इसका मतलब मैं क्या समझूं? तुम्हें खाना वाना कुछ ज्यादा बनाना नहीं आता? नहीं माँ जी, ऐसी बात भी नहीं है, बना लेती हूँ। बड़ी आई जेठानी की तारीफ करने वाली। अरे मैं चाहूँ तो मैं भी अच्छा खाना बना कर दे सकती हूँ, लेकिन क्यों करूँ? ये तो फिर मुझे जेठानी जी की तरह ही नौकरानी बना कर रखेंगे। अरे श्रेया, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा जो दिल करे वो बना कर ले आओ। कुछ देर बाद श्रेया पहली रसोई के नाम पर दूध में केलॉग्स डालकर और मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। ये देखकर सास कहती है, अरे ये क्या है बहू, अपनी पहली रसोई में ये सब ऊटपटांग कौन बनाता है? अरे माँ जी, पहली रसोई में ये सब कोई नहीं बनाता, इसीलिए तो मैंने बनाया है ताकि आपको डिफरेंट लगे। और वैसे भी पहली रसोई में तो आपने जेठानी जी के बनाए हुए पकवान खाए थे, और आपको पता है पकवान खाने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैंने लाइट नाश्ता बनाया है। कहीं ये तुमने काम से बचने के लिए तो नहीं किया? नरेन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जानते नहीं हो मैं मॉडल हूँ, और वो पकवान कितना ऑयली होता है अभी तो बताया। ये सब नहीं खाना चाहिए। इस हिसाब से तो श्रेया मैगी भी ठीक नहीं है, वो बहुत मैदे वाली होती है। खैर चलो, सब खाना खाते हैं। बहू, मैं तुझे आज कह देती हूँ, तू चाहे कितनी भी मॉडल सही, पर हम तो नॉर्मल खाना ही खाएंगे ना। इन सब से पेट नहीं भरेगा, इसलिए तू ये सब मत बनाया कर। जी माँ जी। ये सुनकर श्रेया बुरा सा मुंह बनाती है और कुछ देर बाद अंजना मंदिर से आती है। अरे छोटी बहू, जरा पानी तो लेकर आना। आई माँ जी, अभी 1 मिनट बस। हो, मैं मेकअप कर रही थी कि माँ जी ने बुला लिया। एक आंख में लाइनर लगा, दूसरे में नहीं। ऐसे तो नहीं जाऊंगी, दूसरी आंख में भी लगा ही लेती हूँ। अरे कहाँ रह गई बहू, तू तो बड़ा टाइम लगा रही है। अरे माँ जी, मैं आ गई, ये लीजिए पानी। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, वरना वो तो मुझे प्यासा ही मार देती। तभी लाइनर लगाने के बाद श्रेया पानी का गिलास लेकर सास को देती है। इसी बात पर अंजना उसे सुना देती है कि मेकअप और मॉडलिंग से ही सब कुछ नहीं होता, घर का काम समय पर करना होता है, जो कि श्रेया को पसंद नहीं आता। अगले दिन घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो श्रेया खाना नहीं बनाती। ऐसे में नैना ही सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है, जिसे खाकर मेहमान बहुत तारीफ करते हैं। इस बात से श्रेया को बहुत चिढ़ मचती है। अंजना काम के लिए छोटी बहू को आवाज दे रही थी तो वो शॉर्ट कपड़े पहन कर आती है और कहती है, माँ जी अभी मैं बिजी हूँ और काम से बाहर जा रही हूँ, तो बड़ी दीदी काम कर लेंगी। वो तो कर ही लेती है, तू कब काम करती है मुझे ये बता। और कौन सा जरूरी काम आ गया जो इतना मेकअप पोत कर जा रही है छोटे कपड़ों में? माँ जी, यू नो आई एम मॉडल, तो बस मेरे एक इवेंट में मॉडलिंग परफॉर्मेंस है, मैं वहीं जा रही हूँ। देख बहू, हमें तेरा ये काम ज्यादा खास पसंद नहीं आ रहा, बेहतर होगा तू अपनी मॉडलिंग छोड़ दे। मैंने कहा था घर के काम काज भी कर ले, तू बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती। अरे बड़ी बहू से कुछ सीख ले, तेरे बिना भी घर को अच्छे से संभाल लेती, लेकिन मजाल है कि तू ऐसा कर पाए। बस माँ जी बहुत हो गया, जब से इस घर में आई हूँ उस दिन से बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू ही सुन रही हूँ। अरे मैं भी इस घर का कुछ हिस्सा हूँ, लेकिन आपका सारा काम तो बड़ी बहू ही अच्छा करती है। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक चैलेंज लीजिए। आपकी दोनों बहू में से जो बढ़िया पकवान बनाएगा वो बेहतर बहू होगी। एटलीस्ट मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी इस चैलेंज से। अगर तू यही चाहती है तो तू ये भी करके देख ले। पूरे दिन में जो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तीनों बढ़िया बनाएगा, वही बेहतर बहू कहलाएगी। मैं तो चाहती हूँ तू जीत जाए, क्योंकि बड़ी बहू तो कर लेगी, लेकिन तेरा मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि चैलेंज अगले 2 हफ्तों में है। ये सारी बात दूर खड़ी नैना बहू भी सुन लेती है और गुस्से में श्रेया वहाँ से चली जाती है। वहीं नैना कहती है, माँ जी मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, मैं नहीं चाहती कि देवरानी जी हार जाएं, पर चैलेंज है तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छा माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। श्रेया मॉडलिंग करने के बाद अपने बॉस की कार चलाकर आ रही थी तो रास्ते में अपनी जेठानी को गलती से टक्कर मार देती है, वो भी गुस्से में, और अपनी जेठानी को ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। वहीं आसपास के लोग नैना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां अंजना आती है और नैना का इलाज चलता है।
जिसमें उसकी दोनों आंखें कमजोर हो जाती हैं। नैना को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस बात से वो बहुत रोती है। तो अंजना उसे संभाल कर कहती है, बस बहू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है ना, तू कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। माँ जी कैसे ठीक होंगी? मुझे तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। कहीं इस हादसे में मेरी आंखें न चली जाए। और खाना बनाने की प्रतियोगिता भी थी, अब मैं वो कैसे करूंगी? विक्रम भी काम से बाहर है, मेरे पास नहीं है। रो मत बहू, तू ठीक हो जाएगी, भरोसा रख। तभी जूस लाकर देवरानी कहती है, जेठानी जी आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएंगी। ये जूस पी लीजिए। मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब इस अंधी को खाना बनाने के समय कुछ दिखाई नहीं देगा और मैं ही जीत जाऊंगी। हाँ मैं पीती हूँ, मुझे ठीक भी तो होना है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नैना घर पर आ जाती है, जहाँ उसे हर चीज धुंधली दिखाई देती है। कई बार तो वो टेबल से टकरा जाती है और काम करने में असमर्थ होती है। तभी सास उसे हिम्मत देती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। नैना थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन आंखों से धुंधलापन गया नहीं था। उस दिन दोनों की पकवान बनाने की प्रतियोगिता थी। तभी सास कहती है, तो ठीक है, तुम दोनों प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना आज। जी माँ जी, हम तैयार हैं। तभी दोनों बहू अलग अलग अपना सुबह का नाश्ता तैयार कर लेती हैं, जिसे खाकर सास और पड़ोसन कमला कहती हैं, अरे वाह, मुझे तो बड़ी बहू का खाना पसंद आया, पर छोटी बहू ने भी लाजवाब बनाया है। मुझे भी बिल्कुल यही लग रहा है। अच्छा हुआ मैंने तुझे बुला लिया, वरना दोनों बहू में से एक बहू रूठ जाती कि मैं एक का साथ दे रही हूँ। इसलिए तू अच्छे से जज करियो खाने को। अब तो चलो बच्चों, दोपहर के खाने की तैयारी कर लो और कुछ चटपटा पकवान बनाना। कुछ देर बाद अंधी बहू छोले को उबालने के लिए गैस पर रख देती है। वहीं मॉडल बहू उसका फायदा उठाकर कुछ सीटी आने से पहले ही गैस बंद कर देती है। जब दोपहर का खाना नैना बनाती है तो छोले हाथ में लेकर कहती है, अरे ये छोले क्यों नहीं पके? आधे कच्चे आधे उबले हैं, फोड़ देती हूँ इसको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ देर बाद अंधी बहू के छोले भटूरे तैयार हो जाते हैं और मॉडल बहू के शाही पनीर और नान, जिसमें स्वादिष्ट तरीके से नैना ही बनाती है, लेकिन रिजल्ट बताया नहीं जाता। फिर दोनों बहू अपना तीसरा पकवान भी तैयार कर लेती हैं, जिसे खाकर कमला कहती है, सच बताऊं तो इस प्रतियोगिता की विनर बड़ी बहू है। मुझे यकीन नहीं होता आंखों से ठीक से दिखाई न देने पर भी उसने खाना इतने अच्छे से बनाया, जो कि मॉडल बहू तुमसे नहीं हो पाया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, उसके खाने में तो बहुत नमक है। आपको लगा नहीं जेठानी जी नहीं जीत सकती? तुमने बिल्कुल ठीक कहा श्रेया, ज्यादा नमक तो था जिस वजह से मैं हार जाती, इसलिए मैंने दोबारा सब्जी की ग्रेवी बनाई। तुम बोल रही हो मेरी 5 इंद्रियों में से आंखें ठीक से काम नहीं कर रही, लेकिन जीभ से खाना चख लिया था, इसलिए मुझे पता चल गया। देखा बहू, तेरी ये चालाकी भी फेल हो गई आज। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी तारीफों से चिढ़ हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर भी हार गई और वो एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उस वक्त कार में मैं थी। गुस्से के मारे आपको ऐसे ही छोड़ दिया था। श्रेया, जो भी किया तुमने, मैंने तुम्हें उसके लिए माफ किया, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए सब भूल जाओ। इस तरह देवरानी को अपनी ही गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो घर पर खाना बनाना अच्छे से सीखती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कौशल्या अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने घर के बाहर भंडारा करवा रही थी। उसकी दोनों मुस्लिम बहुएं उस भंडारे में उसका साथ दे रही थी। आसिफा लोगों को पूरियां बांट रही थी, तो सलोना लोगों को हलवा दे रही थी। वहीं कौशल्या उन सभी को आलू की सब्जी दे रही थी। तभी उनमें से एक आदमी आता है और कहता है, अरे बहन, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। शुक्रिया बहन, जो तुम हर महीने एक बार हम भूखे लोगों के लिए भंडारा करवाती हो और खाना खिलाती हो। अरे भाई साहब, ये तो ऊपर वाले की कृपा है हमारे ऊपर। हमें ऊपर वाला देता है और हम उसका इस्तेमाल सही जगह करते हैं। बस भगवान से दुआ करो कि उसकी कृपा हमारे ऊपर इसी प्रकार बनी रहे। वो आदमी भगवान से दुआ करके अपना भंडारा लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक पंडिताइन आती है। जैसे ही आसिफा उसे पूरियां देती है, वो उसके हाथों से पूरियां लेती ही नहीं। बस करो, मैं तुम्हारे हाथों से ये पूरियां नहीं खा सकती। एक मुस्लिम होकर तुम लोगों को भंडारा खिला रही हो, ऐसा मत करो। हम लोगों को पाप में मत डुबाओ।
ये सुनकर आसिफा को अफसोस तो होता है, लेकिन वो पंडिताइन को कहती है, आप तो एक पंडित हो और पंडित होकर आप हमसे बैर कर रही हो। जब ऊपर अल्लाह ने हमारे बीच में कोई फर्क नहीं बनाया तो आप क्यों बना रही हो? और रही बात मेरे मुस्लिम होने की, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आसिफा ऐसा कहने के बाद पंडिताइन को पूड़ियाँ देती है, लेकिन इस बार पंडिताइन उसके हाथ से सारी पूड़ियाँ नीचे गिरा देती है। बस करो पंडिताइन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये भंडारा नहीं खाना तो बेशक मत खाइए, लेकिन इस भंडारे का अपमान मत कीजिए। अपमान तो हो ही गया है, आखिर मुस्लिम लोगों के हाथ जो लगे हैं इसमें। ऐसा कहकर पंडिताइन वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद आसिफा और सलोना को बहुत दुख होता है। एक मुस्लिम होना कोई पाप होता है क्या, जो लोगों ने हमें इतना बुरा समझ रखा है? दरअसल हम इतने बुरे तो नहीं। भंडारे में सभी लोग सलोना और आसिफा को कहते हैं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे लिए भगवान के समान हो और हम तो भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको हमारे लिए भेजा है यहाँ। भंडारे में खड़े सभी लोग उनकी तरफ होते हैं, जिसके चलते आसिफा और सलोना खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी सभी को भंडारा खिलाने लगती हैं। शाम को जब भंडारा सारा खत्म हो जाता है, वो तीनों सास बहू वापस अपने घर लौट आती हैं। लोगों को पेट भर के खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों कितनी समझदार हो। अच्छा हुआ समय रहते मुझे भी इस चीज की अकल आ गई, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरी सास की तरह बुरा बर्ताव करती रहती। वो तीनों ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी कौशल्या का सबसे छोटा बेटा रवि अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे घर पे ले आता है। अरे रवि बेटा, ये लड़की कौन है जिसे तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये वैशाली है, आपकी बहू। मैं वैशाली से शादी करके उसे यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन बेटा, तूने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तेरी शादी करवाते। दरअसल बात ऐसी है कि वैशाली के माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी दूसरे लड़के से करवा रहे थे और इसी दौरान मुझे उसे भगाकर यहाँ लाना पड़ा। रवि के इतना कहते ही वैशाली कौशल्या के लेकिन पैर बेटा, छूने लगती तूने है। हमें इसके बारे में क्यों नहीं जिग बताया? जिग जियो हम बहू, तेरी जिग शादी जिग जियो। करवाते। अरे बेटा, बहुत दरअसल बात ऐसी है लेकर कि आया है। वैशाली के माता पिता जबरदस्ती रवि उसकी कुछ शादी कह दूसरे पाता, लड़के से करवा इससे रहे पहले थे ही और वैशाली इसी दौरान कहती है, मुझे उसे भगाकर यहाँ माँ जी, लाना पड़ा। हमारे हिंदू संस्कृति में इतने रवि के इतना संस्कार है कहते कि ही क्या बताऊं। वैशाली अब कौशल्या हर के कोई तो पैर इतना छूने संस्कारी लगती है। नहीं हो सकता ना। जिग जिग हाँ, जियो बहू, बहू, ये जुग बात जुग तो जियो। तूने अरे बिल्कुल सही बेटा, कही। हमारे बहुत हिंदुओं की संस्कारी परंपराएं लेकर आया है। संस्कार बहुत ही अलग है। रवि चलो कुछ तुम कह जाओ, पाता, कमरे में आराम इससे करो। पहले ही वैशाली कहती रवि है, उसे अपने कमरे में ले माँ जाता जी, है। हमारे हिंदू ऐसे ही संस्कृति में धीरे-धीरे इतने कुछ संस्कार दिन हैं कि बीतने क्या लगते हैं। बताऊं। और अब हर वैशाली कोई तो इतना जब ये संस्कारी देखती नहीं है हो कि सकता उसकी ना। सास केवल उसकी हाँ, जेठानियों बहू, को ये ही बात सबसे तो ज्यादा तुमने पसंद बिल्कुल करती सही है, कही। तो हमारे उसे हिंदुओं अंदर की ही अंदर परंपराएं जलन होने संस्कार लगती है। बहुत ही अलग है। जब चलो देखो तुम ये जाओ, दोनों कमरे मुस्लिम में लड़कियां आराम मेरी करो। सासू माँ के आगे पीछे रवि घूमती उसे रहती हैं। अपने कमरे इन्हें में तो ले जैसे जाता मेरी है। सासू माँ को ऐसे अपने ही धीरे वश में धीरे ही कर कुछ लिया दिन है। बीतने लगते हैं। लेकिन और मैं वैशाली भी वैशाली जब हूँ। ये देखती अपनी है कि सासू उसकी माँ का सास प्यार केवल मुझे उसकी कैसे लेना है, जेठानियों को बहुत ही अच्छे सबसे से ज्यादा जानती पसंद हूँ। करती है। एक दिन फिर से कौशल्या अपनी दोनों मुस्लिम बहुओं को सुबह ही उठा देती है और उनसे भंडारा बनवाना शुरू कर देती है। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, आज हमें शाम तक भंडारा करवाना है। आसिफा और सलोना दोनों भंडारा बना रही होती हैं। ये देखकर वैशाली अपने मन ही मन सोचती है, यही सही मौका है, आज मैं इनका सारा भंडारा खराब करवा दूंगी। इसके बाद इनके ऊपर इल्जाम डलवा दूंगी, फिर माँ जी इन्हें खूब सुनाएंगी और अगली बार इसे भंडारे में केवल मुझे ही अपने साथ रखेंगी। वैशाली मौके पर मौका ढूंढने लगती है। जैसे ही सारा भंडारा बनकर तैयार हो जाता है, वो खूब सारी मिर्ची और नमक लाकर हलवे और आलू की सब्जी में डाल देती है, जिसके चलते वो सारा खाना बर्बाद हो जाता है। जैसे ही कौशल्या अपनी दोनों मुस्लिम बहुओं के साथ भंडारा गरीब लोगों को खिलाती है, उन गरीब लोगों के मुंह में मिर्ची की वजह से जलन होने लगती है। अरे इतना तीखा खाना, अरे इतना तीखा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मेरा मुंह जल रहा है, कोई मुझे पानी दे दो, कोई मेरी मदद करो। सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। ये सब देखकर कौशल्या हैरान रहती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये सब इन दोनों मुस्लिम बहुओं ने जानबूझकर किया होगा। इन्हें तो हम हिंदुओं से बहुत नफरत होती है ना, शायद इन्होंने जानबूझकर हम लोगों के खाने में मिर्चियाँ डाली हैं। राकेश की बात सुनकर सभी लोग उन दोनों मुस्लिम बहुओं को सुनाने लगते हैं।
जिसके चलते उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन हम इतने सालों से आपको भंडारा खिला रहे हैं, आज तक हमने ऐसा नहीं किया और आपने एकदम से हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। हम नहीं जानते कि ये गलती कैसे हुई है, लेकिन हम दोबारा से भंडारे का खाना बनाएंगे और आप लोगों को पेट भरकर खाना भी खिलाएंगे। बेचारी दोनों मुस्लिम बहू दोबारा से मेहनत करने लगती हैं। ये देख वैशाली फिर से चिढ़ जाती है। अच्छा, तो इस बार ये दोबारा से भंडारे का खाना बना रही हैं, लेकिन मेरे होते हुए ये लोगों को आज भंडारा खिला ही नहीं पाएंगी। अब की बार मैं भंडारे के अंदर जमाल घोटा मिला दूंगी। कुछ देर बाद जब भंडारा बन जाता है तो कौशल्या की दोनों मुस्लिम बहुएं उसके साथ मिलकर गरीब लोगों को खाना खिलाने लगती हैं। इस बार भंडारे में कोई कमी नहीं होती और सभी लोग आराम से भंडारा खाने लगते हैं। ये देख वैशाली छुपकर जमाल घोटा लेकर आती है और सब्जी में मिलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी आसिफा पूरी खत्म होने के कारण दोबारा से पूरी लेने आती है, जहां वो वैशाली को देख लेती है। रुक जाओ वैशाली, ये तुम्हारे हाथों में क्या है, जरा मुझे दिखाओ। आसिफा वैशाली के हाथों में जमाल घोटा का पैकेट देख लेती है, जिसके बाद वो सब कुछ समझ जाती है। अल्लाह, ये तुम क्या कर रही हो? इसका मतलब पहले वाला भी खाना तुमने ही बर्बाद किया था। हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना, मैंने ही सारा भंडारा खराब किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुस्लिम बहुएं मेरी सास के साथ लोगों को भंडारा खिलाओ। तभी आसिफा सलोना और अपनी सास को भी बुला लेती है और उन्हें वैशाली की सच्चाई बताती है। सबके सामने सच्चाई आने पर वो शर्मिंदा होती है। तुम्हें पता भी है तुम क्या करने वाली थी? आज तुम्हारी वजह से कितने गरीब लोगों के पेट खराब हो जाते और कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते। अरे तुम तो हिंदू लड़की हो, तुम्हें तो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आपने सही कहा, आपके प्यार के लालच में मैंने एक बार भी गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। क्या मैं आपके साथ गरीब लोगों को भंडारा खिला सकती हूँ? कौशल्या उसे मना नहीं करती और उसे एक और मौका देती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों जेठानियों के साथ खुशी खुशी गरीब लोगों को भंडारा खिलाती है। उस दिन के बाद से वो अपनी जेठानी और अपनी सास के साथ अच्छे से रहने लगती है। जी, घर में तो राशन खत्म हो गया है, अब क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुड्डी भी जंगल से लकड़ियां लाने गई है। अरे भाग्यवान, अब क्या करूं मैं? तुम तो जानती ही हो हमारा मालिक समय पर हमें पैसे नहीं देता है। हाँ ये तो है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तुम जरा रुको, मैं कहीं से कोई जुगाड़ करता हूँ। ऐसा कहने के बाद रुपेश वहाँ से चला जाता है। उसके निकलते ही सोनम जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाती है। उसे देखकर उसकी माँ उर्मिला उसे प्यार से गुड्डी कहकर पुकारती है। अरे गुड्डी, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो इन लकड़ियों को अब यहाँ चूल्हे के पास रख दो। तुम्हारे पिताजी भी अभी बाहर गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। ठीक है माँ, मैं आपकी खाना बनाने में मदद करती हूँ। बेटी, राशन तो खत्म हो गया है, तुम्हारे पिताजी राशन लेने गए हैं, वो बस आते ही होंगे। तभी रुपेश आ जाता है। उसके हाथ में एक थैला होता है जिसमें राशन का कुछ सामान होता है। लाला से मांग कर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि वो कितनी खिटपिट करता है राशन देने में। अब कर भी क्या सकते हैं जी, जो है जैसा है, हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। चलो गुड्डी, सामान आ गया है, खाना बनाना शुरू करते हैं। दोनों गरीब माँ बेटी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। कुछ ही देर में वो सभी एक साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को सोनम के सोने के बाद उर्मिला रुपेश से कहती है, अजी सो गए क्या आप? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ भाग्यवान, नींद क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? अजी मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकते। मुझे उसकी शादी की चिंता सता रही है। कैसे होगी हमारी बेटी की शादी? तुमने बिल्कुल सही कहा, उसकी शादी की चिंता तो मुझे भी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। कल से मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा। अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए दोनों रोजाना ज्यादा मेहनत करते और खूब पैसा जोड़ने लगते, जिसके चलते वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं और उसकी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। अरे रुपेश भैया, आपने अपनी बेटी को मेहंदी तो लगवाई नहीं। मैं एक मेहंदी वाली को जानती हूँ, वो मेहंदी मात्र 5000 रुपए में लगा देगी। रुपेश इतने पैसे सुनते ही शांता से कहता है,
भगवान जितने की मेहंदी मेरे बेटी के हाथों पर लगेगी उतने में तो मैं बहुत से काम करवा सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं जंगल जाकर मेहंदी के पत्तों को तोड़ कर ले आऊँ और खुद मेहंदी बनाकर अपनी बेटी के हाथों पर लगाऊं। रुपेश जंगल की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी उसे सोनम रोक लेती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में पहले ही बहुत से काम हैं। आप उन्हें संभालो, जंगल से मेहंदी मैं तोड़ कर ले आऊंगी। सोनम मेहंदी तोड़ने के लिए जंगल में चली जाती है। चलते चलते उसे मेहंदी के पेड़ों के पास एक बूढ़ी औरत मेहंदी तोड़ते हुए नजर आती है। अरे अम्मा, आप यहाँ मेहंदी तोड़ रही हो? आपको मेहंदी किस लिए चाहिए? लोगों के मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, इसलिए ये मेहंदी तोड़ रही हूँ ताकि किसी के मेहंदी लगा सकूं। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? सोनम उस औरत को सब कुछ बताती है। मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मेरी शादी करवाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही मुश्किलों से थोड़ा पैसा जोड़ा है ताकि मेरी शादी हो सके। अब उनके पास मेरे हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ मेहंदी तोड़ने आई हूँ। तुम इतनी दूर से अपनी शादी के दौरान इस जंगल में मेहंदी तोड़ने आई हो? तुम्हारी बहादुरी से मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम भी परेशान हो और मैं भी बहुत भूखी हूँ। देखो, मैं तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगा दूंगी। मुझे मेहंदी लगाने का शौक तो है, लेकिन मुझसे कोई मेहंदी लगवाता नहीं। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे वहाँ आराम से मेहंदी लगा दूंगी और उसके बदले तुम मुझे कुछ खाना खिला देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप चाहती हो तो मैं आपको अपने घर जरूर लेकर चलूंगी और पेट भरकर खाना भी खिलाऊंगी। सोनम उस औरत को अपने साथ अपने घर पर ले आती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत सोनम के एक हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। देखते ही देखते वो उसके पूरे हाथ पर मेहंदी लगा देती है और दूसरे हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। लेकिन जिस हाथ में उसने मेहंदी लगा दी थी, उसमें से अचानक से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के अंदर से खूब सारे सोने के गहने निकलते हैं। ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारी बेटी की मेहंदी कोई मामूली मेहंदी नहीं बल्कि जादुई मेहंदी है। देखो जरा कितने सोने गहने निकल रहे हैं। सच कहा दीदी, ये तो एक चमत्कार ही है। इतने सारे सोने के गहने, अरे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अपने हाथों की मेहंदी के अंदर से सोने के गहने निकलते हुए देख सोनम उस बूढ़ी औरत से कहती है, आखिर ये सब हो कैसे सकता है? मेरी मेहंदी के अंदर से ये सोने के गहने कैसे निकल रहे हैं? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये मेहंदी ही जादुई मेहंदी है। इसे अगर कोई परी किसी के भी हाथों पर लगाए तो जादुई मेहंदी अपना असर दिखाती है। इसका मतलब आप एक जादुई परी हो। सोनम की इतना कहती ही वो बूढ़ी औरत एक जादुई परी के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो सोनम से कहती है, बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी परेशानी सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे घर तक आ गई। चलो, अब मुझे तुम्हारे दूसरे हाथ पर भी पूरी मेहंदी लगाने दो। परी देखते ही देखते सोनम के दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा देती है, जिसके बाद सोनम के दूसरे हाथ की मेहंदी के अंदर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के अंदर से बहुत सारे हीरे ही हीरे निकलने लगते हैं। अद्भुत, ये तो चमत्कार ही हो गया। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी मेहंदी जादुई मेहंदी होगी और उसके अंदर से सोना और हीरा निकलेगा। गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे रुपेश भैया, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई तुम्हारी बेटी की जादुई मेहंदी से। अरे तुमने सुना तो होगा ही, जब ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। ये सब तो ठीक है परी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने अपनी मेहंदी धो दी तो क्या इसका जादू खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम अपने हाथ धो लोगे तब भी इस जादुई मेहंदी का असर रहेगा। उसके बाद तुम जब भी चाहोगी अपनी मेहंदी से मांग सकोगी। जादुई परी ऐसा कहने के बाद चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम के हाथों की जादुई मेहंदी के अंदर से सोने व हीरे निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से रुपेश और उर्मिला अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं और उसे दहेज में भी बहुत कुछ देते हैं। माँ, जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि आप और पिताजी कभी भी परेशान ना हो पाओ। इतना कहने के बाद सोनम कहती है, मेरी प्यारी जादुई मेहंदी, अपना कमाल दिखाओ और मेरे माता पिता को बहुत अमीर बनाओ।
तभी उसके हाथों से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के अंदर से सोना और हीरे निकलने लगते हैं, जिसके बाद सोनम के माता पिता उसे विदा कर देते हैं और वो अपनी ससुराल में चली जाती है। उस दिन के बाद से सोनम की जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं और वो अपने जीवन में खुशी खुशी जीने लगती है।